हेलो एवरीवन। तो बच्चों हम लोग सेंटर ऑफ मास के लेक्चर नंबर 1 में सेंटर ऑफ मास के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ चुके थे। सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का क्या होता है, मोर इम्पॉर्टेंटली किसी बॉडी का, किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आखिर हम फाइंड क्यों करते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग इसके पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। जो भी बेसिक्स थे सेंटर ऑफ मास के, एक्चुअल बेसिक कॉन्सेप्ट, वो अच्छे से लोग इसके फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। छोटे मोटे क्वेश्चंस भी किए, क्या फॉर्मूला होगा वो भी देख लिया हम लोगों ने। आगे बहुत सारे फॉर्मूले और भी हैं, उनकी बात हम लोग करेंगे, बट जो बेसिक फॉर्मूला था वो तुमको मैं समझा दिया था। आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन मैं बहुत अलग अलग जगह से लेकर के आया हूँ। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तुमको उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना होगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिर्फ उन क्वेश्चंस पे है जहाँ पर कई बॉडी को हम लोग कनेक्ट कर दें और फिर उस पर एक कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाए। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में आते हैं, इनका अप्रोच क्या होगा, मेथड क्या होगा, वो सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इतना कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेंगे कि क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि यार ये मेरे जोन में है, मेरे जोन में है, ये मेरा क्वेश्चन है, मुझको इसको सॉल्व करना है। ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर आना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन है, तुमने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके आए हैं, बट तुमको लगा ये तुम्हारे जोन में नहीं है, तुमने इसमें थोड़ा सा तुम कंफर्टेबल नहीं हो। इट्स ओके, इट्स वेरी ओके टू बी अनकंफर्टेबल विद सम कॉन्सेप्ट। इस लेवल पर सबका ये हाल होता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। इफ़ यू आर अनकंफर्टेबल, इफ़ यू आर समथिंग, कुछ प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में, तो ठीक है, इट्स ओके। तुमको उसके प्रति एकदम अलर्ट रहना होगा। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन दिखे यार इसमें थोड़ा सा मुझको मुश्किल हो रही, तो होल्ड कर दो उसको। ऑन दी अदर हैंड तुम्हें लगे कि नहीं यार ये तो मेरे जोन में है, हम तो खूब रगड़ करके आए इस टॉपिक पे, खूब क्वेश्चन करके आए हैं, अच्छी एक्यूरेसी है, मैंने किया है और सही होते हैं मेरे क्वेश्चन ऐसे, फट से उस क्वेश्चन को पकड़ लो। तो ये तुमको स्मार्टनेस दिखानी होगी व्हेन यू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। पढ़ते सब कोई लोग, सब पढ़ते हैं, सब प्रिपरेशन करते हैं, मगर तुम्हें कुछ तरीके समझने होंगे एग्जामिनेशन को क्रैक करने के। ठीक है, अपने जोन को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपनी वीकनेस को पहचानो। ठीक है, बार बार मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, तुमको स्मार्टली एग्जाम को हैंडल करना होगा। खूब मेहनत करो, खूब जबरदस्त दिन रात एक कर दो, मगर यहाँ से स्मार्ट बनो। ठीक है, कब कहाँ कैसे क्या करना है। ठीक है, चलो ये सब बातें होती रहेंगी हम लोगों की। आज का जो टॉपिक है, आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ढेर सारे, और जैसा कि मैंने तुमको बताया कि हम लोग का जो आज का जो न्यूमेरिकल होगा वो जहाँ कई बॉडीज़ को, 2-3 बॉडी को कनेक्ट कर दिया जाए और जो कॉम्बिनेशन बने उस कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इनको करने का अप्रोच क्या होगा वो तुमको सिखाऊंगा। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पर फोकस मत करना कि सर ने उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया, ऐसा नहीं करना। सर का अप्रोच देखना कि सर किस अप्रोच को लेके चले, वो अप्रोच जो सीख गया फिर उसको फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाँ, मगर तुमको उसके लिए कुछ क्वेश्चंस देखने होंगे, समझना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, 2-3 बार गलत भी होगा, देन यू विल गेट थ्रू इट। ठीक है, चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन आज का तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है 2 आइडेंटिकल एंड यूनिफॉर्म रॉड, 2 आइडेंटिकल बिल्कुल एक जैसे हैं, यूनिफॉर्म है, कहीं मोटा पतला नहीं, ईच ऑफ मास m एंड लेंथ l, दोनों की मास m है, लेंथ l है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। आर ज्वाइंड एज शोन इन फिगर, इनको ज्वाइन किया गया है। कैसे ज्वाइन किया गया है, जैसा कि फिगर में तुमको दिया है, इस क्वेश्चन में फिगर तुमको दे रखा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का तुमको सेंटर ऑफ मास बच्चों फाइंड करने को बोल रहे हैं। ठीक है, अब तुमको मैंने बताया था कि ऐसा कोई 2 टाइप क्वेश्चन आएंगे जहां पर तुमको ये बता देगा कि भाई सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताओ किसी गिवन पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की दूरी बताओ, इसको ओरिजिन मान करके सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा उसका कोऑर्डिनेट बताओ। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन तुमको दे दिया होता है कि ओरिजिन तुमको कहाँ मानना है, किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में तुमको सेंटर ऑफ मास का लोकेशन पता करना है, तुमको दिए रहते हैं। तो ठीक है, जहाँ दिया रहेगा फाइन, इट्स ओके। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ तुमको नहीं कहा रहेगा कि सेंटर ऑफ मास का लोकेशन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताओ, तो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से
क्वेश्चन को सॉल्व करने की ईज के हिसाब से हम कोऑर्डिनेट को चुन लेते हैं। जैसे इसे बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी बच्चा अगर देखेगा ये दो रॉड है, दोनों का मास सेम है, दोनों की लेंथ भी सेम है, दोनों को कनेक्ट कर दिया परपेंडिकुलरली, और इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तुमको पूछा कहाँ पर होगा, तो जनरली कोई भी इस बात को देख के समझ जाएगा तुरंत कि जो दोनों का जॉइंट है, जहाँ दोनों कनेक्ट किया गया है, हम उसी को ओरिजिन मान लेते हैं। हम उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रेस्पेक्ट में हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर दे दिया है कोई पॉइंट कि भाई इस पॉइंट का रेस्पेक्ट में करो तो ठीक है, नहीं दिया है तो अपना दिमाग यूज़ करो, देखो तुम्हारे लिए क्या आसान होगा और पॉइंट तुम मान लो, उसे ओरिजिन तुम मान लो। तो मैं क्या करता हूँ कि मुझको दो रॉड दिए हैं, दोनों का मास m है, दोनों की लेंथ भी l है और दोनों को कनेक्ट किया है। मैंने क्या किया, दोनों के जॉइंट को ओरिजिन मान लिया और एक रॉड को मान लिया कि ये एलोंग x एक्सिस है और दूसरे रॉड को मैंने मान लिया कि इसको एलोंग y एक्सिस हमने ऐसे रखा और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैंने मान लिया बच्चों ओरिजिन। तो इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद हम तुमको बताया था कि जब भी कोई दो या तीन बॉडी आपस में कनेक्ट किए जाए तो वहाँ पर पहले उन बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास पता कर लेना, उन बॉडीज़ को ही पहले पॉइंट में चेंज कर लो। तो मैं पहले करूँगा क्या कि इस रॉड का जो हॉरिजॉन्टल वाला है, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लूँ और उस रॉड को पॉइंट में चेंज कर दूँ। यही काम करूँगा इसके शादी में, 3 हो 4 हो 5 हो, सब तुमको बस यही अप्रोच करना है। पहले अलग अलग सबके सेंटर ऑफ मास देख लो कि किस किस बॉडी का कहाँ कहाँ सेंटर ऑफ मास होगा। फिर उसके बाद वो बॉडी जब पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगी तो सारे पॉइंट का सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लिया जाएगा। तो चूंकि ये यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बच्चों, सर एकदम बीच में होगा। ठीक है, एकदम बीचों बीच होने का मतलब कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, ये लेंथ l है तो हाफ कितना हो जाएगा बच्चों, l/2। तो मैं इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखूं तो l/2, 0। तो ये तो हो गया इस रॉड के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। अब इस रॉड का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसकी लेंथ भी l है, रॉड यूनिफॉर्म है, कहीं मोटा पतला नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सर उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो वर्टिकल वाला रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ले लिया मैंने। ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब ये लेंथ l, तो आधा कितना होगा बच्चों, l/2। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे कितना हो गया बच्चों, l/2। हमें तुमको एक बात और बता दें, तुम किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लेते हो तो बॉडी पॉइंट में चेंज कर जाती है। तो जब तुम इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लिए हो तो अब तुमको केवल दो पॉइंट मास दिखाने चाहिए, m और m। एक m यहाँ पे रखा है, एक m यहाँ पे रखा है, दैट्स इट। अब ये दो रॉड्स तुमको दिखाई नहीं देने चाहिए। अब तुमको रॉड से मतलब ही नहीं, व्हेनेवर यू फाइंड द सेंटर ऑफ मास the object automatically get converted into point. तो instead of 2 rods you should see the 2 points each of mass m and m। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो, दो तरीका है। पहले बात करते हैं फॉर्मूले से। अगर फॉर्मूले की बात किया जाए तो सर XCM का फॉर्मूला पढ़ाया आपने, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो m1 x1 m इंटू l/2 प्लस m2 x2, x2 इज 0 एंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो कितना हो जाएगा बच्चों सॉल्व करने पर, XCM इज m l/2 by 2m, m is cancelled out and you get l/4। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं y सेंटर ऑफ मास फाइंड करूं तो y सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, y सेंटर ऑफ मास विल बी m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कर सकते हैं। तो m1 इंटू y1 0 प्लस m2 इंटू y2 m इंटू l/2
एंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इसको सॉल्व करोगे फिर बच्चों कितना आएगा l/4। तो x कोऑर्डिनेट l/4, y कोऑर्डिनेट भी l/4, तो वी कैन से देयरफॉर सेंटर ऑफ मास हैज गॉट कोऑर्डिनेट l/4, l/4, मतलब x एक्सिस से l/4 मतलब l/2 का भी आधा, यहाँ से l/4 और y एक्सिस पर भी l/4 समवेयर हियर, x से l/4, y से l/4 समवेयर हियर इनका सेंटर ऑफ मास तुमको मिलेगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी l/4 और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी बच्चों l/4। यहाँ तक क्लियर? तो ये तो हो गया इसका सेंटर ऑफ मास फॉर्मूले से। ठीक है, आंसर आ गया, काम खत्म मेरा। लेकिन अब तुमको मैं यहाँ एक छोटी सी बात और बताऊंगा, शायद तुम्हारा काम और आसान कर दे। वो ये बात है कि जब भी बच्चों दो पार्टिकल तुमको मिले इक्वल मास के, जब भी तुमको बच्चों दो पार्टिकल मिले इक्वल मास के, तो वहाँ पर अगर तुम बिना फॉर्मूले से भी यूज़ करना चाहो तो लगा सकते हो मेथड, क्योंकि अगर जब दो पार्टिकल के मास इक्वल होंगे तो उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलता है, उनको मिलाने वाले जॉइंट के लाइन के मिड पॉइंट पे। और हमको पता है कि दोनों पॉइंट का मास सेम है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इनको लाइन ज्वाइन कर दो, इनके बीचों बीच होगा। इनके बीचों बीच का मतलब l/2 का आधा l/4, l/2 का आधा l/4, तो l/4 तुमको डायरेक्ट आंसर मिल सकता था, तुमको ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ती। ठीक है, बट फिर भी मैं तुमको दोनों चीज़ बता, तुमको अगर भूल जाए क्या कॉन्सेप्ट था, यू हैव फॉर्मूला। बट अगर कभी भी ये तो कोई छोटी छोटी बातें हैं जो तुमको सबसे अलग करेंगी। ठीक है, यू हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स। तुमने देखा कि यार दो पार्टिकल का मास इक्वल है, तो क्यों फॉर्मूला लगाओ। अगर इक्वल पार्टिकल है, आई मीन इक्वल मास है, तो सेंटर ऑफ मास एकदम दोनों को मिलाने वाले लाइन के बीचों बीच होगा। तो दोनों को मैंने मिला दिया और इस लाइन के एकदम बीच पे ले लो, बीच मतलब l/2 का आधा l/4 और यहाँ से l/2 का आधा l/4 तुमको मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी तुम फाइंड कर सकते हो, अगर तुम फॉर्मूले से न करना चाहो तो, बट मास इक्वल होगा तो ही ये काम करना। मास अगर इक्वल न हो तो भी तरीका है, कर सकते हो। अगर मास इक्वल अगर न हो तो फॉर्मूले को यूज़ करो, ज़्यादा तुमको बेटर होगा, टाइम तुम्हारा सेव होगा। ठीक है, बट अगर इक्वल मास है तो ऐसे भी कर सकते हो कि बीच का पॉइंट देखो, वही सेंटर ऑफ मास का लोकेशन होगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, आसान था, बेसिक क्वेश्चन था, बट मेन बात जो मैं तुमको समझाना चाहता हूँ वो है अप्रोच, कि इन क्वेश्चंस के प्रति हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हाउ शुड वी स्टार्ट, हमारा थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को देखते ही हम समझ जाए कि अच्छा ये मेथड लगाना है इसमें। ठीक है, तो ये अप्रोच पकड़ोगे तब आएगा, और प्रैक्टिस तो खैर करनी है। तो कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 था, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, डू इट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्क्वायर प्लेट एंड अ सर्कुलर प्लेट, दो प्लेट है, एक स्क्वायर प्लेट है और एक सर्कुलर प्लेट है, आर ज्वाइंट एज शोन इन द फिगर। इन दोनों प्लेट को आपस में ज्वाइन किया गया है। कैसे ज्वाइन किया है, फिगर में तुमको शो किया गया, मतलब फिगर क्वेश्चन का हिस्सा है। आगे कह रहा है कि द मास ऑफ सर्कुलर प्लेट इज डबल ऑफ दैट ऑफ स्क्वायर प्लेट। इस बात को ध्यान रखना कि जो सर्कुलर प्लेट का मास है वो कह रहा है कि स्क्वायर प्लेट के मास का डबल है, दोगुना है। अच्छी बात है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखो वही मैं तुमसे कहना चाह रहा था, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जहां तुमको कह देगा कि भाई सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताओ, पोजीशन बताओ इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। जैसे यहाँ पर क्या कह दिया कि जो दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना होगा बता दो। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब हमको इसी पॉइंट से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस पता करना है तो मैं इसी पॉइंट को ओरिजिन मान के चलूँगा। नहीं कहता तो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जहाँ हमको आसान लगता मान लेते हैं हम लोग। तो ये चीज़ तुम समझना, देखना। अच्छा,
अब यहाँ पर भी एक बात और कह रहा है कि फिगर में कि जो स्क्वायर का एज है, साइड है, दैट इज इक्वल टू ए। ठीक है, और फिगर में देख के ये बहुत आसान से क्लियर हो रहा है कि जो सर्किल का डायमीटर है वो स्क्वायर के साइड के बराबर है। तो स्क्वायर की साइड ए, सर्किल का डायमीटर भी ए, ये हमको दिया हुआ। यहाँ भी एक बात तुमको और मैं समझाना चाहूँगा, याद देना चाहूँगा, जैसा हमेशा मैं कहता हूँ कि सेंटर ऑफ मास की फितरत होती है कि जिधर मास ज़्यादा होगा वो उधर शिफ्ट करता है। तो अगर मैं कहूँ कि इधर सर्कुलर प्लेट का मास ज़्यादा है, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है, स्क्वायर प्लेट का मास कम है, तो जाहिर सी बात है इस बात को हम तुरंत समझ सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास मिलना चाहिए वो इस पॉइंट के इधर मिलना चाहिए, सर्किल की तरफ मिलना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा हम उसको चेक भी कर सकते हैं कि सही है या गलत। ठीक है, बात समझ लो, जो सेंटर ऑफ मास मिलना चाहिए वो हमको इस पॉइंट से सेंटर की सर्किल की तरफ मिलना चाहिए, क्योंकि उधर मास ज़्यादा है। सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट टूवर्ड्स द सर्कुलर प्लेट, ये बात हमको पता है। आंसर इस चीज़ को चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अप्रोच जो हमारा कहता है वो ये कहता है कि जब भी दो बॉडी को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो पहले उन दो बॉडी के अलग अलग सेंटर ऑफ मास पता कर लेते हैं और उस बॉडी के पूरे मास को जाकर के उस पॉइंट पर रख देते हैं, ताकि वो दोनों बॉडी पॉइंट में चेंज कर जाए और हमारा काम आसान हो जाए। ठीक, वही करते हैं जो उसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। सबसे पहले हमने इस पॉइंट को मान लेना है ओरिजिन और एक लाइन ड्रॉ करना हॉरिजॉन्टल एज एक्स एक्सिस कह सकते हो, और एक लाइन ड्रॉ करने बच्चों वर्टिकल एज वाई एक्सिस। ठीक है, तो मैंने दो लाइन ड्रॉ कर दिया एक्सिस को डिनोट करने के लिए, और ये हो गया बच्चों मेरा ओरिजिन 0,0। क्लियर। अब ये स्क्वायर प्लेट सिमेट्रिकल बॉडी है, सिमेट्रिकल बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। तो इस स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे तो बीचों बीच होगा, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स में होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों a/2, तो इसका कोऑर्डिनेट a/2 एक्स एक्सिस पे और y पर कितना होगा 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक मतलब मान सकते हैं कि सर्कुलर प्लेट का मास स्क्वायर प्लेट के मास का डबल है, तो मैंने क्या किया, इसके मास को अनुमान लिया, इसका मास कितना हो गया 2 है। ठीक है, और जब मुझको इसका सेंटर ऑफ मास मिल गया तो इस मास को उठा करके यहाँ रख दिया मैंने। ठीक है, इसके पूरे मास को उठा करके मैंने यहाँ सेंटर पर रख दिया। अब ये सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ये भी एक सिमेट्रिकल बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसके अपने ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा। ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर्स, जो उसका सेंटर होता है सर्किल का। तो ये है सर्किल का सेंटर और यहाँ मिलेगा इसका तुमको सेंटर ऑफ मास। अब इसका कोऑर्डिनेट अगर हम फाइंड करना चाहें, कोऑर्डिनेट तो कितना होगा कोऑर्डिनेट, सर डिस्टेंस कितनी है a, तो उसका आधा कितना हो जाएगा बच्चों a/2, तो इसका कोऑर्डिनेट लेकिन ओरिजिन के इधर आ रहा हो, आई मीन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हो, ओरिजिन से इधर की तरफ गए हो, तो उसके हिसाब से हमको नेगेटिव एक्स एक्सिस पे गया तो कितना हो जाएगा -a/2, 0। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी थी a डायमीटर, तो आधा रेडियस कितना हो गया a/2, लेकिन ओरिजिन के लेफ्ट में गए हो, नेगेटिव एक्स एक्सिस में गए हो तो नेगेटिव। इस बात को ध्यान रखना, एक्सिस अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव में जाते हैं तो उसके हिसाब से साइन हमको चूज करना होगा। तो जैसे इसके पूरे मास को यहाँ बैठाए थे, इसके पूरे मास को भी यहाँ बैठा। ठीक है, तो इसका पूरा मास कितना था 2m, यहाँ बैठा दिया। तो अब मुझको स्क्वायर प्लेट और सर्कुलर प्लेट नहीं दिखना चाहिए, अब मुझको दो पॉइंट दिखने चाहिए जिनके मास कितने कितने होंगे m और 2m। ठीक है, और जहाँ रखे वहाँ तुमको पता है, अगर यहीं पर देखो दोनों का मास इक्वल होता, अगर दोनों का मास इक्वल होता तो हमारा काम बहुत आसान होता। अगर दोनों का मास इक्वल होता तो इनको मिलाने वाले लाइन के एकदम बीच में सेंटर ऑफ मास तुमको मिल जाता, जैसा इसके पहले लोग देखे थे। लेकिन अगर मास इक्वल नहीं है तो जल्दीबाजी नहीं करो, छोटा सा फॉर्मूला है लगाकर चेक कर लेंगे। मास इक्वल है कोई दिक्कत नहीं है, बीच का डिस्टेंस काउंट कर लो, उसका हाफ कर दो। नहीं इक्वल है, छोटा सा फॉर्मूला है लगा लो, चेक कर लो आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो
तो फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में एक्स सेंटर ऑफ मास के लिए, अगेन वही फॉर्मूला, दो बॉडी है m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2। तो m1x1 इज m1x1, तो m इंटू a/2 प्लस m2x2 2m इंटू माइनस a/2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो कितना हो जाएगा बच्चों ये ma/2 माइनस 2 से 2 कैंसिल ma डिवाइडेड बाई m प्लस 2m कितना हो जाएगा ये 3m। तो ma/2 माइनस m/2 क्या होगा माइनस ma/2 बाई 3m, m से m कैंसिल्ड आउट, यू गॉट माइनस a/6। अब ये माइनस आने का क्या मतलब हुआ? अब ये जो माइनस आए इससे तुम क्या कॉन्क्लूजन निकालो, तुम ये क्या सिग्निफाई करता है? जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये सिग्निफाई ये करता है कि निगेटिव आने का मतलब कि ओरिजिन से लेफ्ट साइड में सेंटर ऑफ मास मिलेगा, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से a/6 डिस्टेंस दूर टूवर्ड्स सर्कल, और सर्कल में मिलना भी चाहिए। ये तो हम पहले ही जज कर चुके थे कि चूँकि सर्कुलर प्लेट का मास ज़्यादा है तो सेंटर ऑफ मास सर्कल की तरफ तो शिफ्ट करेगा। तो जो हम जान चुके थे पहले कि भाई जो भी मिलेगा सेंटर ऑफ मास सर्कुलर प्लेट की तरफ होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ज़्यादा मास की तरफ भागता है, इसकी फितरत होती है, और वही निगेटिव आ रहा है। तो निगेटिव आने का वही मतलब है जो हम पहले जान चुके थे कि सेंटर ऑफ मास जहाँ भी होगा वो इस पॉइंट से सर्किल की तरफ होगा, क्योंकि मास ज़्यादा है अपनी ओर खींचेगा। तो आंसर ऐसे लिखोगे पूरा, क्योंकि डिस्टेंस तो कभी निगेटिव नहीं होती, कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है, डिस्टेंस निगेटिव नहीं थी, हमसे डिस्टेंस पूछा गया है। तो विल से देयरफॉर एट a/6 distance from point of contact towards circular plate। तुमसे डिस्टेंस पूछा गया तो डिस्टेंस लिखनी पड़ेगी कि कितना डिस्टेंस दूर, एट a/6 डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टूवर्ड्स सर्कुलर प्लेट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से a/6 डिस्टेंस दूर टूवर्ड्स सर्कुलर प्लेट, समवेयर हियर, यहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास तुमको मिल जाएगा फट से। ठीक है, यहाँ पे इसको पंच मारोगे, हिट करोगे, ये सीधा एकदम पीछे हटेगा। ठीक है, तुमको बताया था मैंने पहले इस चीज़ को। तो ठीक है, आसान क्वेश्चन था, मेथड समझ रहे हो, अप्रोच समझ रहे हो कि कैसे हमको आगे बढ़ना होगा ऐसे क्वेश्चंस में। बाकी प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे तुमको उतना कॉन्फिडेंस आता जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ तुरंत चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैंने पहले ही कहा आज हमारा जो लेक्चर होगा वो सिर्फ इसी पर होगा। अगर 2-3 बॉडी कनेक्टेड हो तो उनका सेंटर ऑफ मास कैसे पता करेंगे, इसी पर आज का पूरा क्लास होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ लेंथ L, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी लेंथ हमको दी है कैपिटल, इज डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स। इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया लेंथ वाइज। ठीक है, लेंथ वाइज इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, ऑफ डेंसिटी d1 एंड d2। मतलब कह सकते हो कि दोनों हिस्से अलग अलग मेटल के बने हैं या किसी और चीज़ के बने। ये हिस्सा मान लो किसी मेटल का बना हुआ है, ये हिस्सा किसी प्लास्टिक चीज़ से बना हुआ है। दोनों की डेंसिटी मतलब अलग अलग है, लेंथ वाइज दोनों इक्वल हैं मगर डेंसिटी दोनों की अलग अलग है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहे हैं। मतलब यूनिफॉर्म प्लेट मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं, इस बात को डेंसिटी अलग अलग होने का क्या मतलब हुआ कि सर एक तरफ मास ज़्यादा है एक तरफ मास कम है, किधर ज़्यादा किधर कम वो नहीं पता है, बट डिफरेंट है। तो मास डिफरेंट मतलब क्या है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। ज्योमेट्रिकल वाइज सिमेट्रिकल प्लेट है, ठीक है, लेकिन मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में नहीं मिलेगा, हम जो जानते हैं पहले से।
सिर्फ शेप सिमेट्रिकल होने से काम नहीं बनेगा, मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, तब जाकर के सेंटर ऑफ मास एकदम बीच में मिलता है। बट ऐसा नहीं है, एक तरफ मास ज़्यादा है, एक तरफ कम है, डेंसिटी सेम नहीं है, इससे सेंटर ऑफ मास हमको बीच में नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट फ्रॉम ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द प्लेट। इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, डिस्टेंस कहाँ से, इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर समझ, इसके इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स का जो मेन ज्योमेट्रिकल सेंटर है, जहाँ उसका सेंटर ऑफ मास तब होता जब मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता। वो पॉइंटर से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस पूछा है कि इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताओ क्या होगा। तो मैं तुमको पहले ही कहा, जिस पॉइंट से तुमसे डिस्टेंस पूछ रहा है किसी क्वेश्चन में, हम उसी पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं। उसके बाद क्या करना होगा, जो दो डिफरेंट पार्ट्स हैं इनके सेंटर ऑफ मास खोज लो, उस पॉइंट पर पे इसके मास को जाकर के पटक दो, दोनों पार्ट्स को पॉइंट में चेंज कर दो और फिर इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लो। दिस इज द अप्रोच यू हैव टू फॉलो। ठीक है, चलो करते हैं फिर। तो ये हो गया हमारा बच्चों ओरिजिन। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ यहाँ पर पे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूँ ताकि वो एक्स एक्सिस की तरह वर्क करे, और ये एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूँ ताकि वो वाई एक्सिस की तरह वर्क करे। ठीक है, और ये हो गया बच्चों मेरा ओरिजिन। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया बच्चों 0,0। ठीक है, अच्छा दोनों की डेंसिटी अलग अलग, लेंथ वाइज दोनों इक्वल है, तो जाहिर सी बात है बच्चों दोनों का वॉल्यूम भी सेम होगा। तो दोनों का वॉल्यूम मैंने मान लिया v। ठीक है, तो इसका मास क्या होगा, इस हिस्से का मास क्या होगा सर, इस हिस्से का मास होगा सर ये d1 मान लो, तो इसका मास इज इक्वल टू होगा सर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। इस वाले पार्ट का मास होगा सर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, तो इसका मास जो होगा इसके सेंटर बैठा दिया मैंने, दैट इज कॉल्ड m1, और इसका जो मास होगा वो इसके सेंटर पर बैठा दिया मैंने, लेट अस कॉल दिस मास एस m2। अब बात करो कोऑर्डिनेट की, तो ये डिस्टेंस है l, ये डिस्टेंस है बच्चों l/2, तो ये उसका आधा हो जाएगा l/4, लेकिन ओरिजिन के इस तरफ लेफ्ट साइड हो, तो इसके कोऑर्डिनेट को मैं लिखूंगा -l/4, 0। इस समझ लो क्या होगा, l/2 उसका आधा l/4, लेकिन ओरिजिन के लेफ्ट साइड हो तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव हो गया, -l/4, और y पर तो हम गए नहीं है तो y वाला कितना हो गया 0। इसके पूरे मास को m1 को यहाँ बैठा दिया। सिमिलरली इसका m2 मास उसके सेंटर पर होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा l/2, आधा किया तो l/4, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हो तो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पार्ट शुड बी l/4, y पर तो हो नहीं, x पे हो l/4, 0। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? यही तुमको समझना है, यही अप्रोच तुमको फॉलो करना है। अब हमें दो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, अब दो हमको पार्ट्स दिखाई नहीं पड़ रहे कि एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, पार्ट खत्म। व्हेनेवर यू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, द बॉडी इंस्टेंटली चेंजेस इनटू पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट में चेंज कर गए। अब दो पॉइंट तुम्हारे सामने हैं, ऑब्वियसली मास इक्वल नहीं है, मास इक्वल होता तो बात ही खत्म होती, मास इक्वल होता तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर मिल जाता मुझको, काम खत्म बीच में एकदम। बट नहीं है तो चेक कर लेंगे, फॉर्मूला हमारे पास सही है। ठीक है, चेक कर लें, चलो। तो x सेंटर ऑफ मास ही निकालेंगे, y तो 0 है हमारा, x सेंटर ऑफ मास अगेन जो फॉर्मूला यूज करते हो m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1x1। तो m1 की वैल्यू कितनी बच्चों, v इंटू d1, वॉल्यूम इंटू d1, x1 कितने लोग बच्चों -l/4 प्लस m2 की वैल्यू कितनी बच्चों, वॉल्यूम इंटू d2, वॉल्यूम इंटू d2 इंटू l/4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, वॉल्यूम को कॉमन लेकर मैं पहले कैंसिल कर दूँ। ठीक है, और ऊपर से मैं l/4 निकाल लूँ बच्चों कॉमन,
तो L/4 कॉमन निकाल लिया, तो पॉजिटिव वाले को लिख लो पहले, नेगेटिव वाले को लिख लो बाद में, d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, d1 प्लस d2। यही तुम्हारा लास्ट आंसर हो जाएगा। बस डिस्टेंस पूछा था तो डिस्टेंस डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। अब तुम कह सर कि इसमें आपने बताया नहीं कि सेंटर ऑफ मास इधर होगा कि इधर होगा, आपने बताया नहीं बता सकता क्योंकि डेंसिटी डिफरेंट है, ये पता है। डेंसिटी ज़्यादा किसका है ये थोड़ी पता। डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी सेंटर ऑफ मास वहाँ शिफ्ट करेगा। अगर d1 डेंसिटी ज़्यादा है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ शिफ्ट करेगा, d2 डेंसिटी ज़्यादा सेंटर ऑफ मास यहाँ शिफ्ट करेगा। चेक करो फॉर्मूले से भी, अगर d1 की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब इस पार्ट का मास अगर ज़्यादा है, अगर डेंसिटी d1 ज़्यादा है, देखो फॉर्मूले से क्या मिलता है, अगर d1 ज़्यादा होगा तो d2 माइनस d1 करोगे नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव तो आएगा ही। अगर d1 ज़्यादा होगा तो सेंटर ऑफ मास इस तरह शिफ्ट करेगा। और अगर d2 ज़्यादा होगा तो d2 माइनस d1 करोगे तो पॉजिटिव आएगा, इस साइड ऑफ कोर्स तुमको मिल जाएगा। और सबसे मज़ा तब आएगा जब डेंसिटी d2 d1 इक्वल हो जाए। जब डेंसिटी d1 d2 इक्वल होगा तो सिमेट्रिकल बन जाएगा और सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा, बीच में। तो जैसे d2 d1 इक्वल करोगे 0 हो जाएगा, तुम्हारे बीच में आ जाएगा। तो जो भी छोटा बड़ा होगा दिस विल एडजस्ट, अपने आप एडजस्ट कर लेगा। हमें नहीं पता है d1 d2 में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब d1 d2 जो बड़ा हो वो जाने उससे क्या मतलब है, ठीक है। बट तुम जॉब चेक कर सकते हो कि d1 d2 छोटा बड़ा होने के हिसाब से लॉजिकली हमारा आंसर उसके एनालॉगस है या नहीं। d1 d2 छोटा बड़ा होने के हिसाब से जो वहाँ आना चाहिए वो फॉर्मूला दे रहा है या नहीं, तो ऑफकोर्स ये दे रहा है। तो समझ सकते हो कि हाँ हमारा जो आंसर आया है वो इसके हिसाब से बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बट अभी रुकेंगे नहीं, अभी और क्वेश्चन करेंगे, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 4 इज कमिंग। ओके तो बच्चों क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है 3 स्क्वायर प्लेट यहाँ पे भी लिए गए, 3 स्क्वायर प्लेट्स ईच ऑफ मास m, मास सबका सेम है, एंड साइड 2 सेंटीमीटर, साइड सबकी 2-2 सेंटीमीटर तुमको दिखाया है क्वेश्चन में, आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट एज शोन इन द फिगर। इन तीनों को कॉन्टैक्ट में रखा गया है। कैसे कॉन्टैक्ट में रखा गया है, फिगर में शो करके बता दिया है। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताओ। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट उनको दे दी ऑलरेडी, तो जाहिर सी बात जो भी हम लोग पोजीशन बताएंगे इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही बताएंगे। तो यहाँ पे कोई बहुत दिक्कत नहीं कि भाई कहाँ से पोजीशन बताएं सर, तो ठीक है। मेथड वही है, चाहे 2 बॉडी हो, 3 हो, चाहे 10 बॉडी हो, इन सब बॉडीज़ का अलग अलग सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, फिर उनको पॉइंट्स में चेंज करेंगे, फिर उनका सेंटर ऑफ मास जैसे फाइंड कर तो वैसे ही करना होगा, ठीक है। बस अलग अलग क्वेश्चन है, अप्रोच पकड़ो। तो सबसे पहले इस स्क्वायर प्लेट की बात करता हूँ जो ओरिजिन के नज़दीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा सर? अच्छा सबका मास इक्वल है, m है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। अब ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ मिलेगा? देखो सर ये 2 सेंटीमीटर है तो उसका आधा कितना होगा? अच्छा 1। ये भी है 2 तो उसका आधा कितना होगा? 1। तो x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पर भी 1। तो अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो 1,1 ये हो गया तुम्हारे पहले स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? अच्छा इसको देखो, इस स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास सर उसके अपने सेंटर पे होगा। अब इसका अपना सेंटर ओरिजिन से कितना दूर होगा? देखो ये तो हो गया 2 सेंटीमीटर और इसका 2 का आधा क्या हो गया? 1। तो यहाँ तक 2 और 1 ये, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? x की वैल्यू 3। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 3 और y क्या होगा? इसका आधा, ये कितना था? 2 तो हाफ कितना हो जाएगा? 1। तो 3,1 इज द सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेकंड स्क्वायर। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास मिल गया, इनके पूरे मास को उठा करके उन रिस्पेक्टिव पॉइंट्स पर मैंने रख दिया। अब इस तीसरे स्क्वायर प्लेट को पकड़ो, इसका सेंटर ऑफ मास इसके अपने सेंटर पे होगा। अब इसका सेंटर क्या होगा? ये डिस्टेंस तो सबको पता है सर, ये 2 था, ये 2 तो 2 का आधा कितना हो गया सर? 1। तो x तो कितना हो गया? 1।
वाई चेक करोगे सर यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 और इस 2 का आधा किया तो 1, तो ये हो गया 2 और प्लस ये हो गया 1, तो ये पूरा जो वैल्यू कितना हो गया बच्चों 3, तो 1,3। ठीक है, तो हमने तीनों स्क्वायर प्लेट के सेंटर ऑफ मास को निकाल लिया और तीनों के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लिया और तीनों के मास को उठाकर वहाँ पटक दिया। जाओ, अब 3 स्क्वायर प्लेट तुमको नहीं दिखाई देने चाहिए, अब तुमको 3 पॉइंट दिखाई देने चाहिए और तीनों का मास क्या है बच्चों इक्वल है। अगर 2 का इक्वल होता तो फटाफट उनके बीच में निकाल दिए होते, मगर 3 है तो हम लोग 3 के लिए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसका मास भी इसके सेंटर में मैंने पटक दिया। ठीक है, तो 3 पॉइंट तुमको मिल गए बच्चों, तीनों का मास तुमको पता है एंड अच्छी बात है तीनों का हमको कोऑर्डिनेट भी पता है, तो इसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। चलो तो फाइंड कर लिया जाए। एक्स सेंटर ऑफ मास इज m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो कितना हो जाएगा बच्चों, मास सबका सेम ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो m1x1 m इंटू 1 प्लस m2x2 m इंटू 3 प्लस m3x3 m इंटू 1 एंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो x सेंटर ऑफ मास कितना है बच्चों, m प्लस 3m प्लस m, ऊपर कितना आ गया बच्चों 5m, नीचे कितना आ गया 3m, कैंसिल डाउन एंड x कोऑर्डिनेट कितना आ गया बच्चों 5/3, ऑफकोर्स सेंटीमीटर में आएगा। सिमिलरली y सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला क्या होगा सर, m1y1 प्लस m2y2। मैं बार बार फॉर्मूला लिखता हूँ ताकि फॉर्मूला तुमको याद हो जाए। ठीक है, देख देख के याद हो जाए, इतने मैं फॉर्मूला बार बार लिखता हूँ। m1y1 is 1 plus m2y2 is again m plus m3y3 is 3m और डिवाइड किया तो कितना आ गया 3m, अगेन इट गॉट टू बी 5/3। ठीक है, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बच्चों 5/3, 5/3। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, मेथड सेम है सब में। अलग अलग बॉडी के सेंटर ऑफ मास को पता करो, उनके कोऑर्डिनेट फाइंड करो और जो करना है करो, वो सिंपल बात है। ठीक है, तो जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग लेकर के शुरू करते हैं, जल्दी क्विक। ओके बच्चों, क्वेश्चन 5 कह रहा है कि एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर एंड अ सॉलिड कोन। स्फीयर भी सॉलिड है, कोन भी सॉलिड है, ऑफ इक्वल मास। कहीं पर भी अगर मुझे इक्वल मास लिखा हुआ दिखाई दे जाता है तो समझ जाना कि ये तुम्हारा काम को थोड़ा आसान ही करेगा, मुश्किल नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखना। अगर इक्वल मास हमको दिया है, इस चीज़ को अगर हम सही तरीके से अपने क्वेश्चन में यूज़ कर पाए तो हमारे लिए बहुत आसान होगा, क्वेश्चन जल्दी तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, शायद फॉर्म लगाएंगे जोड़ भी ना पड़े। देखते हैं, आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट एज शोन इन फिगर। इन दोनों को एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में ऐसे फिगर में देखो रखा गया है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस बात पे ध्यान रखना कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है कहाँ से, फ्रॉम द ऑफ द सिस्टम, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट देख रहे हो बच्चों यहीं से, ठीक है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें लोकेशन पता करना है, या यूँ कहो कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमको डिस्टेंस पता करना है सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो ये तो कन्फर्म है कि हमारा ओरिजिन वहीं पर रखना है। अब वहाँ से हमको जो करना हो करेंगे हम लोग। चलो, वही तरीका, वही अप्रोच, इन दोनों को पहले पॉइंट में चेंज करो, दोनों के अपने अपने सेंटर ऑफ मास पहले फाइंड कर लो। स्फीयर है, स्फीयर सॉलिड, तो सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा सर? आसान सी बात है, सिमेट्रिकल बॉडी है, मास डिस्ट्रीब्यूशन जब तक नहीं कुछ कहेगा सब इक्वल मान के चलेंगे, सेम मान के चलेंगे, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर में। तो इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पर मैंने बैठा दिया। अच्छा, रेडियस मैंने तुमको फिगर में दे दिया कि इसका रेडियस जो है बच्चों वो r है, और कोन की हाइट जो कह रहा है वो कहता है बच्चों ये 4r। ये वर्टेक्स से लेकर के इसका जो बेस है, ये जो हाइट है इसकी 4r है। ठीक है, तो हाइट दी है, रेडियस है, हमारा काम हो जाएगा।
तो इसको मैंने माना है बच्चों ओरिजिन 0,0 और ये हमारा y एक्सिस मान लिया, ये x एक्सिस मान लिया। तो x एक्सिस का तो फिलहाल हमारा कोई काम नहीं है, जो भी काम है y एक्सिस पे ही सब कुछ मिलने वाला है। तो इसका कोऑर्डिनेट मैं क्या लिखूँ सर, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखूँ सर, x एक्सिस पे 0 गए और y पे कितना गए सर r, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना मिल गया बच्चों 0,r। ठीक है, क्लियर है। ये डिस्टेंस कितनी है r एलोंग y एक्सिस है और x पे तो हमको जाना ही नहीं है फिलहाल, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा x पे 0 y पे r। अब बात करते हैं कोन का। अब कोन का सेंटर ऑफ मास क्या है, बहुत बच्चों को नहीं पता, बता दे रहा हूँ, सुन लो, याद रख लेना। सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास बेस से h/4 पे होता है। बेस से इसका जो सेंटर ऑफ मास तुमको मिलेगा बच्चों, इसके बेस से h/4 हाइट पर, h/4 डिस्टेंस पर तुमको मिलता है। जहाँ h क्या होगा, h होगा इसका पूरा हाइट। ठीक है, तो इस कोन का पूरा हाइट कितना था बच्चों 4r, तो 4r/4 करोगे तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा r। क्लियर है, फिर सुन लो। सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास जो होता है बेस से h/4 हाइट पे होता है। बेस से h/4 या वर्टेक्स से 3h/4 भी कह सकते हो, दोनों कह सकते हो। यहाँ से काउंट करो कहोगे यहाँ से सर 3h/4, यहाँ से कहोगे तो h/4, कोई भी एक चीज़ याद करो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो h/4 मतलब 4r/4, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों r। तो यहाँ से डिस्टेंस अगर r है तो जरा बताओ कि यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा सर, बिल्कुल सिंपल सी बात 3r होगा। ठीक है, तो वर्टेक्स से 3r नीचे, तो नीचे गए हो तो x तो हो गया 0 और y कोऑर्डिनेट कितना होगा सर -3r। माइनस क्यों होगा समझ रहे हो, क्यों होगा माइनस, क्योंकि इस पॉइंट के एबव तुमने माना है पॉजिटिव y एक्सिस, इस पॉइंट के नीचे क्या होगा तुम्हारा नेगेटिव y एक्सिस, क्योंकि तुमने इस पॉइंट को क्या मान लिया था ओरिजिन। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है 3r। ठीक है, लेकिन जो कि नेगेटिव y एक्सिस में है तो -3r और x तो हमारा 0 होगा। ठीक है, और इसके मास को मैंने यहाँ बैठा दिया, मास इक्वल है, हमारा काम आसान होगा। लेकिन हम तुमको दो तरीके से बताएंगे, फॉर्मूले से भी करूँगा और डायरेक्ट भी करूँगा, हमें दोनों करना होगा, दोनों मेथड आना चाहिए इनफैक्ट। तो ये सबको कोऑर्डिनेट समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ठीक है, तो ये मिलके हमको दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट, दोनों सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लिया। अब कोन और स्फीयर हमारे सामने खत्म हो चुके हैं, अब हमें बस दो पार्टिकल बन गए हैं, दोनों का मास m है। अब इनका सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लिया जाए। चलो, तो x तो 0 है, x का तो कोई मतलब ही नहीं, जो होगा y पर ही होने वाला। तो दैट वी फाइंड y सेंटर ऑफ मास। y सेंटर ऑफ मास इज m1y1 प्लस m2y2 बाई m1 प्लस m2। तो m1y1 m इंटू r प्लस m2y2 m इंटू -3r बाई m1 प्लस m2। तो -3mr प्लस mr कितना हो जाएगा -2mr बाई 2m। तो कैंसिल, तो कितना है बच्चों -r। ये नेगेटिव वाले का क्या मतलब, नेगेटिव वाले का मतलब ये होगा कि सेंटर की ओरिजिन से नीचे यहाँ पे कहीं तुमको r डिस्टेंस, r माइनस r का मतलब क्या हुआ, भाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ सकता है, डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से r डिस्टेंस नीचे टुवर्ड्स द कोन। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस लिखना होगा तो लिखोगे एट r डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टूवर्ड्स द कोन की तरफ। बस ये तुम्हारा आंसर। मुझे डिस्टेंस पूछा था तो नेगेटिव, डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव तो कोऑर्डिनेट बता रहा है, नेगेटिव क्यों होगा। डिस्टेंस लिखोगे सिर्फ r ही बोलोगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से r डिस्टेंस नीचे टूवर्ड सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे इसको पंच मारोगे तो पूरा एक साथ सीधे हटेगा, ऐसे तिरछा नहीं होगा, सीधे यहाँ से हटेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अच्छा ये तो फॉर्मूला हो गया। क्या हमको ये करना चाहिए था? ऑब्वियसली नॉट,
क्योंकि अगर मास दोनों का इक्वल है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा सर, बीचों बीच। कैसे? इनके बीच का डिस्टेंस कितना है पहले बताओ सर। ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस कितनी 3r, तो बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 4r। क्लियर है? फिर देख लो, ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस कितनी है 3r, तो बीच का डिस्टेंस इनका कितना हो गया 4r, तो 4r का हाफ करोगे तो कितना आएगा 2r, यानी कि यहाँ से 2r, यहाँ से भी 2r। अच्छा, यहाँ से 2r करोगे तो क्या हो गया r, तो यहाँ तक हो गया, r नीचे और चल जाओगे, मिल जाएगा तुमको सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? फिर सुन लो, इनके बीच का डिस्टेंस पहले, जगह मास अगर कभी भी करो बीच का डिस्टेंस पहले चेक कर लो और उसका बस आधा कर दो। तो बीच का डिस्टेंस कितना है सर r प्लस 3r, तो कितना हो गया बीच का डिस्टेंस 4r, तो 4r का आधा किया तो 2r, यानी यहाँ से 2r, तो यहाँ से 2r जाना है तो यहाँ से r तो हो गया और r नीचे और जाओगे तो मिल गया तुमको सेंटर ऑफ मास। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से r डिस्टेंस नीचे सेंटर ऑफ मास तुमको मिलेगा। डायरेक्ट पता कर सकते हो, इसकी तुमको जरूरत नहीं है अगर मास इक्वल है तो। अगर भूल जाए तो फॉर्मूला में बस सही है। ठीक है, तो ये सब तुमको सीखना होगा, समझना होगा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, किस क्वेश्चन हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए। ठीक है, जल्दी करो, एक क्वेश्चन मैं और करूँगा, एक क्वेश्चन तुम्हें करने को भी दूंगा जल्दी। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, मगर तुमको समझना होगा कि कैसे करना है। ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, तुमको पता होगा अगर इतने आसान क्वेश्चन थे बस फंस के रहेंगे। देखो, 3 आइडेंटिकल रॉड्स हैं, ईच ऑफ मास m एंड लेंथ l, सभी का मास इक्वल है, लेंथ इक्वल है, और इनको मिला करके एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया गया है, जैसा कि फिगर में देख रहे हो। हालांकि फिगर्स क्वेश्चन में दिया नहीं है, तुम क्वेश्चन को पढ़ के आराम से बना सकते हो। 3 रॉड लेने हैं, तीनों का मास इक्वल होना चाहिए, तीनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, तीनों को एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में ऐसे कनेक्ट कर दिया। फाइंड द डिस्टेंस, ना फाइंड करना, इस बात को ध्यान रखना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के एक कॉर्नर से, कोई भी एक कॉर्नर से सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फाइंड करो। कैसे करो? बहुत तरीका है, सिंपल तरीका जो हम लोग करते आ रहे हैं। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा सर? बिल्कुल बीच में होगा। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा सर? उसके बिल्कुल बीच में होगा। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा सर? उसके बिल्कुल बीच में होगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये तीनों मास जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो 3 मास तुमको मिल गए, 3 रॉड हट गए, 3 मास तुमको मिल गए। इन तीनों मास को अगर ज्वाइन करोगे तो बच्चों तुमको क्या मिलेगा बताएं? फिर एक छोटा सा इक्विलैटरल ट्रायंगल तुमको बनता हुआ दिख जाएगा, कुछ ऐसे। ठीक है, यू विल अगेन गेट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब जाहिर सी बात है भाई, इसके तीनों वर्टेक्स पर इक्वल मास है, तो अगर तीनों वर्टेक्स पर इक्वल मास है तो तुम बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलना चाहिए सर? जब इक्वल मास है तो भी तो सिमेट्रिकल बॉडी हो गया। सिमेट्रिकल बॉडी अगर होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा? एकदम सेंटर, यानी कि इस ट्रायंगल का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वहीं पर मिलेगा। और इस ट्रायंगल का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही बड़े ट्रायंगल का भी होगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल सेम ट्रायंगल है। ठीक है, तो तुमको बस ये डिस्टेंस पता करनी है इस पॉइंट की, यहाँ से डिस्टेंस। तो जो छोटा ट्रायंगल है बस सिंबॉलिकली बनाएंगे। जो बड़े वाले ट्रायंगल का ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही एक्चुअल सेंटर ऑफ मास होगा। वो तो सबको समझाने के लिए बना दिया कि देखो, अगर तीनों मास को कनेक्ट करोगे तो फिर छोटा सा एक ट्रायंगल बन जाएगा, ताकि तुमको और बेहतर समझ में आ सके। लेकिन चूंकि सिमेट्रिकल फिगर है, तीनों रॉड सेम मास के हैं, तो सेंटर ऑफ बिल्कुल तुमको इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर मिलेगा। अब ज्योमेट्रिकल सेंटर यहाँ से डिस्टेंस तुमसे पूछी गई है कि डिस्टेंस कितनी होगी। अब कुछ लोगों को डिस्टेंस याद होगा, डायरेक्टली पता होगा कि यार इक्वल ट्रायंगल में वर्टेक्स से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना होता है। कई लोगों को पता होता है डायरेक्ट, उनके लिए आसान क्वेश्चन देखा, मार्क किया, आगे बढ़ गए। जिनको नहीं पता है और चेक करते हैं कैसे फाइंड करेंगे। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से मिला दूँ ऐसे, इस पॉइंट से,
तो बच्चों ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है ये कितना हो जाएगा, लेंथ अगर इसकी L है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, L/2। और ये जो एंगल होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री। वी ऑल नो दैट पूरा 60 होता है, उसका आधा कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो ये L/2 है, ये 30 है, ये R हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं cos 30 लगाऊँ तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस cos 30 इज √3/2 and L/2R, 2 से 2 cancelled out and you got R is equal to L/√3 is your simple answer। ठीक है, तो एक्चुअल सेंटर ऑफ मास जो होगा वो जो ट्रायंगल बना है उसी का ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, क्योंकि मास इक्वल थे। अनइक्वल होता तो फिर चेक करना पड़ता, फिर वही सबका अलग अलग फाइंड करते कोऑर्डिनेट, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, फिर उनका कोऑर्डिनेट फाइंड करते, फिर फॉर्म लगाते। थोड़ा लंबा होता मगर मैथमेटिकली लंबा होता, प्रोसेस वही होता हमारा। लेकिन जो कि इक्वल मास थे तो ज्योमेट्रिकल सेंटर मिल गया। अब ज्योमेट्रिकल सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस कितना होता है, साइड का 1/√3। तो साइड कितना आता है, L/√3 इज योर आंसर। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लो। अब एक क्वेश्चन तुमको मैं करने को दूंगा, क्वेश्चन नंबर 7, मगर वो मैं नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग करके कमेंट बॉक्स में मुझको मेंशन करोगे, ठीक है। जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 7 पे तुमको भी दे रहा तुरंत। ओके फाइन, तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। एक स्क्वायर प्लेट है और एक ट्रायंगुलर प्लेट है। ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट है, साइड सबकी सेम है। इनको कनेक्ट कर दिया है जैसा कि फिगर में देखें। फाइंड द डिस्टेंस। अच्छा, सबसे अच्छी बात है कि सेम मास है, तुम्हारे काम को ये आसान ही करेगा अगर तुम सेम मास को सही तरीके से यूज़ करना सीख जाते हो तो तुमको डेफिनेटली हेल्प करेगा इस बात में। ऑफ सेम मास आर जॉइंड एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में देखो ज्वाइन करिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसके सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्क्वायर प्लेट। जो स्क्वायर प्लेट देख रहे हो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से, तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो भी होगा वही तुमको क्या मानना है बच्चों, ओरिजिन। अब उस पॉइंट को ओरिजिन मान लो। स्क्वायर प्लेट का अलग सेंटर ऑफ मास निकालो। ट्रायंगल इक्विलैटरल है, इसका अलग सेंटर ऑफ मास निकालो। दोनों के मास सेम होंगे, बीच का डिस्टेंस निकालो, उसका आधा कर दो। मोर मैथमेटिकल लेस फिजिक्स, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। कैलकुलेशन जहाँ ज़्यादा होगा वो मैथमेटिकल बात होती है। कॉन्सेप्ट क्या है फिजिक्स में तो समझिए लोग, सर करना क्या है, यू ऑल नो कि इसमें करना क्या है, मगर करेंगे कैसे, थोड़ा बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन तुमको यहाँ जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करोगे, समझोगे, गलत होगा आने दो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन करोगे सर लोग। मैं चेक करूँगा, देखूँगा कौन लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। गलत भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीख रहे हैं हम लोग अभी, बट आंसर सबको मेंशन ज़रूर करना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ हम लोग स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का मोशन क्या होता है और एक्सटर्नल फोर्स का सेंटर ऑफ मास से क्या कनेक्शन है। बहुत बेहतरीन कनेक्शन है, देखना। एक और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट तो ऐसा आज तो कोई खास कॉन्सेप्चुअल बात हम लोगों ने नहीं किया, बस न्यूमेरिकल सॉल्व किया, अप्रोच देखा हम लोगों ने। बट अगला क्लास जो होगा हाईली कॉन्सेप्चुअल है, सेंटर ऑफ मास और एक्सटर्नल फोर्स का रिलेशन हम लोग चेक करेंगे क्या होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको मेंशन करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे तो डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहो, अच्छे से पढ़ो, जो भी टाइम है उसको अच्छे से यूज़ करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।